आज का टॉपिक है यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2019 शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता प्रथम प्रश्न पत्र सेट 3 है। ठीक है, परीक्षा हुई थी 3 दिसंबर 2019 को। अध्ययवार व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र शिफ्ट फर्स्ट है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपने पढ़ रखा वो अच्छा है, लेकिन जो मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको इससे आता है तो छोड़ के चले जाए इस वीडियो को। मैं उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ये वीडियो। ठीक है, फर्स्ट है शिक्षण अभिवृत्ति में आएगा। शिक्षण अभिवृत्ति में फर्स्ट है नीचे अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, ठीक है, चर्चा के विषय के उद्देश्य को परिभाषित करना अनिवार्यता कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। तर्क आर, ठीक है, उद्देश्यों को स्पष्ट रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। ठीक है, फिर इसका आएगा उसका आंसर है डी है व्याख्या सहित। इसमें है दिया गया अभिकथन एक ही चर्चा के विषय के उद्देश्य को परिभाषित करना अनिवार्यता कक्षा संप्रेषण का पहला कदम नहीं है। गलत है, क्योंकि कक्षा संप्रेषण के अंतर्गत सब प्रथम जिस विषय पर चर्चा करनी होती है उसके उद्देश्य को ही स्पष्ट एवं परिभाषित किया जाता है, जबकि तर्क आर के उद्देश्य को स्पष्ट के रूप में परिभाषित करने से विद्यार्थियों को विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। सही है, क्योंकि उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के पश्चात विषय वस्तु का अधिगम आसानी से होता है। स्पष्ट है, अभिकथन एक गलत है परंतु आर सही है। फिर इसमें आएगा सेकंड क्वेश्चन। इसमें है नीचे दी गई सूची में से एक प्रभावी शिक्षक की उन योग्यताओं को चयनित कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन इसका है बी में आएगा ए डी ई। ठीक है, इसमें आएगा वाक्य सहित प्रभावी शिक्षक का होना एक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। एक प्रभावी शिक्षक के व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित निम्नलिखित योग्यताओं की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, नियंत्रण की स्थिति होना। सेकंड है आत्म सामर्थ्यवान होना चाहिए। थर्ड, शिक्षक का उत्साह होना आवश्यक होता है। फिर थर्ड है शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में से किसे संवेदनात्मक कहा जाएगा। इसमें थर्ड में आएगा डी, शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में से समस्या समाधान विधि, अंत क्रियात्मक प्रस्तुति तथा अनुशिक्षण विधि को संविधात्मक कहा जाता है। संविधात्मक शिक्षण विधियों के अंतर्गत शिक्षक और छात्र के मध्य परस्पर वार्तालाप होती है, जिससे अधिगम के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्या का तत्काल समाधान हो जाता है। ठीक है, फोर्थ में आएगा। फोर्थ में शिक्षण वो है किस शिक्षण स्तर में निम्न स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ऑप्शन ए है स्मृति पर। इसकी है व्याख्या कक्षा शिक्षण के स्मृति स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्नलिखित 3 स्तरों के माध्यम से स्तरों तक पहुंचाना चाहता है। स्मृति स्तर, अपबोध स्तर, चिंतन स्तर। ठीक है, फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा इसमें स्मृति स्तर, फिर अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, नोट स्मृति स्तर। फर्स्ट है शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पहला चरण है। यह तथ्य को रटने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार स्मृति स्तर के शिक्षण में सूझबूझ का अभाव होता है। इस स्तर के शिक्षण में अभिप्रेरणा का स्तर भी न्यूनतम होता है। फिफ्थ में आएगा। फिफ्थ में निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। फिफ्थ का, ठीक है, इसकी आएगी व्याख्या सहित आएगा इसका। इसमें है अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली नवोन्मेषी प्रैक्टिस की श्रेणी में अंतर्गत शामिल है। मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक तथा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। सेकंड, यह जांचना कि बच्चों में कुशलता, योग्यता इत्यादि को कितना ग्रहण किया। फिर थर्ड में आएगा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। फोर्थ, बालकों के चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करना। फिर है शोध अभिवृत्ति में आएगा 6 नंबर में आएगा नीचे के
प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पे बल दिया गया? ठीक है, इसका आएगा शोध के प्रत्यक्षवादी उपागम के अंतर्गत दृश्य घटना शोध, नरजातीय शोध तथा क्रियात्मक शोध में बल दिया गया है। प्रत्यक्षवादी उपागम सिद्धांतों को वैज्ञानिक या सामाजिक विज्ञान होने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह मामलों की गहराई से विश्लेषण करने की कोशिश करता है ताकि यह तय किया जा सके कि घटना के पीछे क्या कारण है। फिर आएगा सेवंथ आएगा निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है? इसका आएगा व्याख्या सहित शोध आलेख, प्रस्तुत, सेमिनार, पत्र एवं शोध पत्र प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है। शोध सार लिखते समय निम्नलिखित तथ्य ध्यान देने योग्य होता है। फर्स्ट, शोध सार शोध कार्य के अनुसार क्रमिक रूप से दिया जाना चाहिए। सेकंड, शोध सार इतने सरल ढंग से किया जाए कि वह सरल, बोधगम्य व मूल्यांकन की दृष्टि से सरल बना सके। फिर थर्ड में आएगा शोध में प्रयुक्त भाषा शैली का ही प्रयोग शोध सार लिखते समय करना चाहिए और वर्तनी की शुद्धता, परिशुद्धता पर ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ आएगा इसमें विभिन्न बिंदुओं पर संक्षेपित विवरण ही देना चाहिए। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह शोध सार संक्षिप्तता का है। फिर फिफ्थ, ग्राफ, तालिका, चित्र व तुलनात्मक चार्ट इत्यादि को नहीं शामिल करना चाहिए। फिर आठ नंबर में आएगा किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के चयन के संबंध का अध्ययन किया जाए। इस विषय की दृष्टि से शोध की कौन सा शोध अभिकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होगा? फिर है इसकी व्याख्या में आएगा व्याख्या में किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के मध्य के संबंध का अध्ययन किया जाए। तो इस विषय की दृष्टि से शोध का कार्योत्तर शोध अभिकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होता है। फ्रेड एन कार्लीजर के अनुसार कार्योत्तर शोध एक व्यवस्थित इंद्रियानुभाविक अध्ययन है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता निराश्रित चरों पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण नहीं रखता, क्योंकि ये चर पहले से ही घटित होते हैं अथवा ये स्वभाव से ही होते हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होता। अतः इस शोध विधि में चरों के मध्य संबंधों का अनुमान निराश्रित चरों पर प्रत्यक्ष ढंग से किए गए हस्तक्षेप के फलस्वरूप होने वाले आश्रित चरों में तात्क्षणिक परिवर्तन द्वारा नहीं किया जाता। फिर 9th में आएगा निम्नलिखित कौन सा क्रम शोध प्रक्रिया के सर्वाधिक तार्किक क्रम को दर्शाता है। फिर इसमें आएगा इसकी व्याख्या में आएगा शोध प्रक्रिया उन क्रियाओं अथवा चरणों का क्रमबद्ध विवरण है जिसके द्वारा किसी शोध को सफलता के साथ संपन्न किया जाता है। शोध प्रक्रिया के सभी चरण एक दूसरे पर निर्भर तथा अंतर संबंधित होते हैं। शोध प्रक्रिया के सर्वाधिक तार्किक क्रम इस प्रकार है: शोध विषय का निर्धारण, शोध समस्या का निर्धारण एवं परिभाषित करना, संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, फिर प्राकल्पना का निर्माण, फिर शोध की रूपरेखा तैयार करना, तथ्य संग्रह एवं तथ्य विश्लेषण, परिकल्पना, परीक्षण तथा परिणामों की जानकारी देना, फिर सामान्यकरण एवं व्याख्या, शोध प्रतिवेदन तैयार करना। फिर 10th में आएगा निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है? इसमें आएगा ए में आएगा प्रयोगात्मक शोध, व्याख्या में आएगा प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत परिकल्पना परीक्षण सर्वप्रथम अवधारणा होती है। प्रयोगात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है, कुछ चरों को परिचालित किया जाता है एवं किसी अन्य चर पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अतः ऐसे शोधों में मूलतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि चरों को नियंत्रित करने एवं उनका परिचालन करने का प्रभाव क्या होगा। फिर 11 में आएगा 11 में निम्नलिखित में से क्या एक अति व्यापक दृष्टि प्रदत्त करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध को मार्गदर्शन देता है। फिर 11 में
11 में व्याख्या सहित आएगा IMPRINT एक अति व्यापक दृष्टि प्रदान करता है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में शोध को मार्गदर्शन देता है। 5 नवंबर 2015 को राष्ट्रपति भवन से शुरू की गई इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी IMPRINT नामक एक देशव्यापी पहल के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के सामने आने वाली सभी इंजीनियरिंग और तकनीक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया गया था। यह इंडिया का एक बहुहितधारक मिशन या कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य समाज की भलाई के लिए इंजीनियरिंग आविष्कार और तकनीकी नवाचार के माध्यम से मौलिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और उसी के फलस्वरूप किए गए वैज्ञानिक नॉलेज बेस के बीच की खाई को मिटाना था। इम्प्राइंट अपनी तरह की पहली मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा समर्थित पैन IIT और IISC की संयुक्त पहल है जिसमें प्रमुख रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग की चुनौतियों का सामना करना है। बौद्ध पर्सन आएंगे, बौद्ध पर्सन 12 से 16 ठीक। व्याख्या पढ़कर इसे फिर निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़े और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। ठीक है, इसमें आएगा 12 नंबर में आएगा पूर्व युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन थे। इसका है डी में आएगा समय पर विशिष्ट लाभ। इसकी व्याख्या आएगा युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन समय पर विशिष्ट लाभ के रूप में थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय लोकप्रिय आंदोलनों का गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका होता रहा है। युद्ध पूर्व लोकप्रिय आंदोलन का ही परिणाम था कि तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध थे, ना कि संपूर्ण श्वेत वरिष्ठ के। फिर 13 नंबर में आएगा अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्र संबंधी मुद्दा क्या था। 13 में आएगा 13 में आएगा व्याख्या सहित। इसमें आएगा अनुच्छेद के अनुसार कृषक राष्ट्रवाद संबंधी मुद्दा में निरंतरता की कमी थी। कृषक राष्ट्रवाद की अवधारणा को बिना कुछ अर्हता के प्रबुद्ध देशभक्ति की विचारधाराओं और आंदोलनों के लिए सुसंगत विकल्प के रूप में स्वीकारना और कठिन बनाना है। फिर 14 नंबर लोकप्रिय आंदोलनों के संबंध में लेखक का आकलन क्या है। इसमें आएगा 14 में आएगा व्याख्या सहित। इसमें लोकप्रिय आंदोलनों के संबंध में लेखक का आकलन कुछ लोकप्रिय मुद्दों के मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद द्वारा अपने साथ मिला लिया जाना है, जिसके कारण कई बार लोकप्रिय पहल और स्वायत्तता विशिष्ट में निरंतरता की कमी आई है। मध्यम वर्गीय राष्ट्रवाद जिसमें कम से कम विचारधारा के स्तर का कतिपय निरंतरता वे स्पष्ट खंडित थे। फिर लोकप्रिय आंदोलन में आएगा। लोकप्रिय आंदोलन में इसकी है व्याख्या इसका बी में आएगा अपने स्वामियों के विरुद्ध थे। फिर इसकी व्याख्या में आएगा लोकप्रिय आंदोलन अपने स्वामियों के विरुद्ध थे। लोकप्रिय आंदोलन तत्कालीन भारतीय अत्याचारियों के विरुद्ध परिलक्षित थे, ना कि दूरस्थ श्वेत वरिष्ठ पर, और इसलिए यह अधिकार जानबूझकर या आत्मनिष्ठ रूप से गैर साम्राज्यवादी नहीं थे। यह स्थान और समय की दृष्टि से काफ़ी व्यापक रूप से पृथक थे और अत्यधिक उग्र थे, जिसमें अभिव्यक्तिकरण के विभिन्न सामाजिक रूप एक दूसरे के साथ विस्मयकारी सुगमता के साथ समाविष्ट कर रहे थे। फिर 16 में आएगा। 16 का है आंसर, वो 16 का क्वेश्चन नंबर है प्रथम विश्व युद्ध पूर्व के लोकप्रिय आंदोलनों के विश्लेषण द्वारा क्या प्रकट होता है। इसका है व्याख्या सहित
आएगा प्रथम विश्व युद्ध पूर्व के लोकप्रिय आंदोलनों के विश्लेषण द्वारा यह प्रकट होता है कि लोकप्रिय आंदोलनों पर परबद्धता का प्रभाव कम था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले का समय लोकप्रिय आंदोलनों की गहराई से मूल्यांकन करने हेतु एक उपयुक्त तरीका रहा है, चूँकि यह सहज था। यह अंशतः प्रभावित प्रबुद्धता, विचारधारा, उद्देश्यों या तकनीकों से अधिक कुछ नहीं था। संप्रेषण कक्षा में संप्रेषण निम्नलिखित में किन स्तरों में होता है इसका आएगा 17 में आएगा कक्षा में संप्रेषण कार्य सतही अर्थ स्तर पर होता है जिससे छात्रों द्वारा सरलतापूर्वक अधिगम किया जा सके। इसके अंतर्गत छात्रों की पृष्ठभूमि को जानकर ही कक्षा के अंदर शिक्षण व संप्रेषण कार्य को किया जाता है। छात्र कक्षा में संप्रेषित की जा रही जानकारी को तभी पूर्ण व उचित रूप में ग्रहण कर पाते हैं जब शिक्षण कार्य उनके बौद्धिक एवं अधिगम स्तर के अनुरूप होता है। फिर प्रभावी कक्षा संप्रेषण अंतरित कर सकता है। यह प्रभावी कक्षा संप्रेषण के माध्यम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आंतरित किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी कक्षा संप्रेषण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कक्षा संप्रेषण का प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि वह संक्षेपित एवं अर्थपूर्ण हो, साथ ही छात्रों की प्रतिपुष्टि पूर्ण व अनुकूल तथा संदेश के अनुरूप होनी चाहिए। फिर इसमें है क्वेश्चन नंबर 19 में आएगा शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उद्देश्य है। इसका ऑप्शन सी है अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम उद्देश्य अधिगम परिणामों को इष्टतम करना होता है। शिक्षा में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए अध्यापन और अध्ययन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सूचना और संचार तकनीक से तात्पर्य उस सूचना संप्रेषण तकनीकी से है जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जाता है। जिसके माध्यम से संप्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से संपन्न किया जा सकता है। सामान्य अर्थ में कहा जा सकता है किसी तथ्य या सूचना को जानना एवं उसे तुरंत उसी रूप में आगे पहुंचाना जिस रूप में वह है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है। फिर 20 नंबर में आएगा शिक्षार्थी संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता है। इसका आएगा डी लंबे समय से धारित अभिवृत्तियाँ। इसका आएगा लंबे समय से धारित अभिवृत्तियों के अंतर्गत शिक्षार्थी संप्रेषण में तुलनात्मक रूप से चुनौती की उच्च क्षमता विभाजन होती है। इन्हीं अभिवृत्तियों के माध्यम से ही छात्र आने वाली समस्याओं का समाधान भी सरलतापूर्वक कर लेता है। फिर 21 में आएगा निम्नलिखित में से कौन कक्षा संप्रेषण संरचना हेतु अलंकारिक तकनीकें हैं। इसकी व्याख्या में आएगा कक्षा संप्रेषण संरचना का विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस कार्य के लिए अनेक प्रकार के अलंकारिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट दिवसीय विषय को विद्यार्थियों के अभिरुचि से संबंधित करना, एक विचार से दूसरे विचार पर सरल अंतरण। थर्ड है फिर संदेश प्राप्ति की गुणवत्ता पक्ष में सुधार हेतु मीडिया का उपयोग करना। फिर इसमें आएगा 22 नंबर में आएगा नीचे दी गई सूची में से विशेष रूप से संगठनात्मक शिष्टाचार ईथोस से संबंधित मूल्यों की पहचान कीजिए। इसका आएगा व्याख्या में 22 की व्याख्या में आएगा विशेष रूप से संगठनात्मक विशिष्टाचार ईथोस से संबंधित मूल्य इस प्रकार हैं। उपागम में टीम वर्क, फिर कार्य की उत्पादकता, दूसरों की चिंताओं के शासन में विनम्रता दिखाना, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। फिर इसमें आएगा ए और बी का पिता है, सी
ए की बहन है, डी सी का पोता है, डी बी से क्या संबंध है, इसका है बी भतीजा। एक से स्पष्ट है कि सी का पुत्र बी का भाई होगा और बी के फुफेरे भाई का पुत्र अर्थात डी बी का भतीजा होगा। फिर इसमें आएगा 24 में आएगा प्रदत्त श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। दी गई व्याख्या में है दी गई श्रृंखला निम्नानुसार बनी है। ठीक है, इसमें आएगा 3, 13, 43, 53, 63, यह 83 है। उपरोक्त दी गई सभी संख्याओं में से 63 एक अभाज्य संख्या है, जबकि शेष सभी संख्या अभाज्य संख्या हैं। फिर इसमें आएगा यदि एच पी यू बराबर 9, जे एन यू बराबर 9 तो डी यू बराबर आ जाएगा। इसकी व्याख्या में आएगा, इसका है 5, इसकी व्याख्या में आएगा जिस प्रकार एच पी यू बराबर, जैसे एच का 8 पी का 16 है, यू का 21 है, टोटल 45 आ गया। पर 45 को 5 से भाग 9 आ गया। ऐसे जे एन यू में आएगा, जे 10 है, एन 14 है, फिर यू 21 है, टोटल इसका 15, 5 से भाग 9 आएगा। नियम शब्द एच पी यू तथा जे एन यू में प्रयुक्त अक्षर के वर्णमाला क्रम के स्थान को जोड़कर 5 से भाग दिया जा रहा है। उसी प्रकार डी यू टेंस टू 4 प्लस 21 बराबर हो जाएगा 25, और 25 को 5 से भाग दे 5 आ जाएगा। फिर 26 में आएगा, 26 में इसमें 25 नंबर में एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक वर्ष में 2400 रुपये और 2 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। मूलधन क्या है, इसका आएगा डी 1920 रुपये। माना मूलधन पी तथा ब्याज की दर 8% वार्षिक है। एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिश्र धन बराबर 2400 रुपये तथा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिश्र धन बराबर 3000 रुपये। इसलिए यदि 2400 रुपये को मूलधन मान लिया जाए तो एक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 3000 माइनस 2400 बराबर 600 रुपये। पुनः साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। 600 बराबर 2400 गुना 1 गुना आर बटे 100, आर बराबर 25, तो ये हो जाएगा सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n 2400 बराबर पी इंटू में है 1 प्लस 25 बटे 100 बराबर आएगा मूलधन 2400 गुना 4 बटे 5 बराबर 1920 रुपये। यदि x अनुपात y बराबर है 7:9 तो 3x माइनस 5y अनुपात है 4x प्लस y क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें आएगा 27 का आएगा यदि x अनुपात y 7:9 तब x बराबर 7 के तथा y बराबर 9 के, तो ये हो जाएगा चूँकि 3x माइनस 5y 4x प्लस y बराबर 21 के माइनस 45 के बटे 28 के प्लस 9 के, यह हो जाएगा बराबर माइनस का 24 के बटे 37 के बराबर है माइनस का 24 बटे 37। फिर युक्त तर्क इसमें आएगा 28। निम्नलिखित में से कौन से तर्क वाक्य हैं जो एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं किंतु एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते। ऑप्शन सी में आएगा विपरार्थी व्याख्या में आएगा उपविपरार्थी तर्क वाक्य ऐसे तर्क वाक्य होते हैं जो एक ही समय में सत्य तो हो सकते हैं किंतु एक ही समय में असत्य नहीं हो सकते। संबंध में उपसय के सत्य होने से आश्रित भी सत्य हो जाता है किंतु इसका उल्टा या विलोम संभव नहीं है। फिर 29 ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में आएगा, डी में अनुमान। इसकी व्याख्या में आएगा ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा द्वारा अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया जाता है। भारतीय दर्शन के प्रमाण उसे कहते हैं जो सत्य का ज्ञान कराने में सहायता करते हैं, अर्थात अब इसके माध्यम से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में यथार्थ ज्ञान
यथार्थ का ज्ञान होता है। न्याय का मुख्य विषय प्रमाण ही होता है। गौतम ने प्रमाण के 4 प्रकार बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपागम, उपमान। उपमान शब्द है, नोट में आएगा। अनुमान 2 प्रकार का होता है: स्वार्थ अनुमान, प्रार्थ अनुमान। फिर इसमें आएगा 30 नंबर में योगज। योगज शब्द निम्नलिखित परमाणु में किससे संबंधित है? ए है प्रत्यक्ष। योगज शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण से संबंधित होता है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रत्यक्ष 2 शब्दों प्रति प्लस अक्ष का योग है। यहाँ अक्ष का व्यापक अर्थ अर्थात 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा के सामने अर्थात इसके समक्ष प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार इंद्रिया यथार्थ सन्निहित कर्षजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। इनमें से आत्मा, मन और इंद्रिया का संयोग रूप जो ज्ञान का कारण या प्रमाण है वही प्रत्यक्ष है। इसमें आएगा 31 में आएगा 31 नंबर में एक चूहा पशु है। एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु है। इसके अंतर्गत कौन सा तर्क दोष है? इसका है सी में आएगा सी। अनेकार्थ चूहा एक पशु है, अतः एक बड़ा चूहा एक बड़ा पशु है। इस वाक्य के अंतर्गत अनेकार्थक तर्क दोष विद्यमान है। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यह तर्क दोष तब उत्पन्न होता है जब किसी एक पद या वाक्यांश का प्रयोग युक्ति में भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग अर्थ में हो। जैसे प्रत्येक वस्तु का अंतिम अपनी उसकी पुण्यता है। प्रत्येक वस्तु का अंत उसकी पुण्यता है। फिर इसमें आएगा मृत्यु जीवन का अंत है। अतः मृत्यु जीवन की पुण्यता है। इस युक्ति में अंत शब्द अनेकार्थ है। प्रथम आधार वाक्य में अंत शब्द का प्रयोग लक्ष्य के अर्थ में और द्वितीय आधार वाक्य में इसका प्रयोग अंतिम घटना के अर्थ में हुआ। इन आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकालने की मृत्यु जीवन की पुण्यता है। अनुचित अनेकार्थ दोष भी कई प्रकार के होते हैं। व्यष्टि के विषय में सत्य कथन को तो यदि समष्टि के विषय में लागू किए जाए तो वहाँ संग्रह तर्क दोष होता है। फिर 32 में आएगा 32 में सभी बाघ पशु हैं। यह किस प्रकार के तर्क वाक्य का उदाहरण है? इसमें आएगा व्याख्या में आएगा दिया गया तर्क वाक्य सभी बाघ पशु है। यह सार्वभौम विधेय प्रकार के तर्क वाक्य का उदाहरण है। सामान्य वाक्य सार्वभौम वाक्य है जिसके विधेय में उद्देश्य के अंतर्भूत वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित है। सभी उदाहरणों के संबंध में कुछ कहा जाता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, एक सामान्य या सार्वभौम वाक्य है। ऐसे वाक्य किसी एक स्थान या समय के लिए सत्य नहीं होते बल्कि सभी स्थानों पर तथा सभी समय के लिए सत्य होते हैं। थैंक यू दोस्तों।